कितने दल ढूंढ देंगे जो आर्टिकल 370 पे बोले थे? कितने दल ढूंढ देंगे जो ट्रिपल तलाक के मामले पर जिन्होंने न्यूएंस्ड आर्ग्यूमेंट किया था? कितने दल ढूंढ देंगे जिन्होंने कश्मीर पे सारी बातें सामने रखी थी? कितने दल ढूंढ देंगे जिन्होंने सीए एनआरसी पे क्लियर कट एक्सप्लिसिट 10,000 बांटते होते 750 यहां बांटते हैं। जिन नौकरियों का फैसला 19 में हुआ था, अब उसकी नियुक्ति पत्र अभी आप 2022 में बांट रहे हैं। तो जाहिर है आपको एजेंडा पे आने पे तो मजबूर कर दिया ना। और जिस देश में अपोजिशन फ्री इंडिया की बात होने लगे प्रधानमंत्री जी के मुंह से, उनके अध्यक्ष के मुंह से, गृह मंत्री जी के मुंह से, तो आप ये समझ लीजिए कि अपोजिशन सिर्फ पार्लियामेंट्री अपोजिशन नहीं, अपोजिशन सड़क पे, खेत में, खलिहान में, उन अपोजिशन से भी उनको दिक्कत है। कि प्रधानमंत्री जी को इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि वो सनातन प्रचारक नहीं है बीजेपी के। वो देश में उस पद पे हैं जिस पर प्रधानमंत्रियों की एक लंबी श्रृंखला रही है, जवाहरलाल जी से लेकर अब तक। गुजरात के मोरबी में जो घटना हुई है, 135 लोगों की जान जा चुकी है, अब तक ऑफिशियल आंकड़ा है। 2 करोड़ रुपए का मामला था। पुल की मरम्मत होनी थी, ठेकेदार ने 28 लाख रुपए में मामला निपटा दिया। प्रधानमंत्री का गृह राज्य है, वहां दौरे पर भी थे, चुनाव भी है। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि करप्शन वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे साथ मनोज झा हैं, विपक्ष की एक ऐसी आवाज़ जो तमाम परिस्थितियों में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मामला हो, करप्शन का मामला हो या संविधान का मामला हो, संसद से सड़क तक लगातार आवाज़ उठाते रहे। कैसे देख रहे हैं जो मोरबी में घटना हुई है? 2 करोड़ का मामूली टेंडर था सर, और 135 लोग मर गए। एक फैमिली में तो 2 बच्चा, उनका पति मर गया, वो महिला प्रेग्नेंट थी, वो भी गई थी वहाँ, लेकिन वो अनकंफर्टेबल थी तो वो पुल पर नहीं गए। मतलब कई परिवार खत्म हो गए हैं। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से किसी ने भी ना अब तक सवाल पूछा था ना कि मैंने बहुत रिएक्शंस दिए हैं इस पर। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपसे कहूँ कि सांख्यिकी आंकड़ों में मोरबी के इन अनफॉर्चुनेट डेथ्स को लिखा जाएगा मृत्यु हो गई। लेकिन अगर आप विश्लेषण करें टाइमलाइन का परत दर परत, जैसे हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब कह रहे हैं जंग लगी हुई थी, लिपापोती कर दी गई, कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो ये हत्या का मामला है। और ये हत्या मानव निर्मित बिल्कुल हत्या है। इसमें जो धाराएं भी लगनी चाहिए ना, वो हत्या की धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं था। प्रकृति ने कोई आपदा बह रही, ये भूकंप नहीं था या जलजला नहीं था, बाढ़ नहीं आ गई थी। मेरा सिर्फ ये मानना है कि मैंने वो विजुअल्स देखे जिसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई, गार्ड हैं, टिकट काटने वाले लोग हैं, छोटे अधिकारी। ये अधिकारी, इन्होंने तो फैसला नहीं लिया होगा कि मोरबी पुल चालू किया जाए, उन्होंने तो उसका सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं देखा होगा, उसका परीक्षण नहीं किया होगा। आखिर मकसद क्या है? मकसद साफ है कि आप बड़ी मछलियों को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं गुजरात में थे, उन्हें 48 घंटे से ज़्यादा लगे। फिर मोरबी अस्पताल के जो हमने विजुअल्स देखे, उससे तो रूह और कांप उठती है। जब हमने मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी थी ना, तो लगा था कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। बिल्कुल आपने री एनेक्ट किया उन चीज़ों को। कूलर रख रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, आपने टॉम एंड जेरी और किस तरह की तस्वीरें लगा दी। अचानक में टाइल्स नए लग गए। क्या प्रधानमंत्री जी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि उनके आने को इवेंट बनाया जा रहा है? यहाँ उतने परिवारों के चिराग उजर गए। मुआवजे की आपने घोषणा की, और मुआवजे को लेकर तो मैं बार बार कहता हूँ, जब मानव निर्मित हादसा होता है जिसमें हत्या होती है, मेरा मानना है कि दुनिया का कोई भी मुआवजा इंसान के घर के बुझे चिराग को वापस नहीं ला सकता। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को भी ये संदेश देना होगा कि मेरे पहुंचने को इवेंट मत बनाओ। मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए मनोज जी कि अगर ये घटना किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होती तो बीजेपी की क्या, आप लोग विपक्ष के तौर पे अनसक्सेस हैं। मुझे लगता है भारत में बीजेपी जैसा विपक्ष चाहिए। नहीं, मेरा मानना है कि कतई नहीं चाहिए। भले बीजेपी को वोट मिल रहे हों, लेकिन देश के मिजाज को दुरुस्त करना, उसे बेहतर और शालीन बनाना भी लोकतंत्र में विपक्ष का काम है। बीजेपी ने अगर शब्द शालीन है या डरे हुए हैं या घर से निकलना नहीं चाहते हैं? डर की तो कोई कतई बात ही नहीं है। डर जाए बीजेपी से, कम मेरी पार्टी तो उस श्रेणी में कतई नहीं है। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर, प्रधानमंत्री जी कलकत्ता में जब वो फ्लाईओवर कोलैप्स किया था, तो कितनी बातें कही थी। आप
मिजाज देखिए, विपक्ष के किसी नेता ने उस शब्दों का एक्ट ऑफ गॉड के बदले एक्ट ऑफ फ्रॉड। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि विपक्ष बिल्कुल एक्टिव नहीं है। मैं तो कह रहा हूं जहां बीजेपी विपक्ष में है वहां वो साम दाम दंड वे सड़कों पर निकलती है। सब कर लें, लेकिन हमारी पार्टी का हमेशा मानना है कि विमर्श की शालीनता को बचाकर रखना भी विपक्ष का दायित्व है। अगर हम उन्हीं की तरह की जुबान बोलने लगे ना, तो चुनाव भले हम जीत जाएं, जुबान उनकी ही जीतती है। हमें उस जुबान को भी हराना है, उस तरह के तौर तरीकों को भी खत्म करना। आज प्राइम मिनिस्टर साहब का वो वीडियो वायरल हुआ ना दोबारा, एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। हाँ। ये बिना हम लोगों के कुछ कहे मोरबी पर चिपक गया जाकर के, बिना विपक्ष के कुछ कहे वो चिपक गया ना। उनके सारे पुराने वीडियो डॉलर को लेकर भी सब जो आते हैं। मैं उसी दृष्टिकोण से ये बात रख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि वो सनातन प्रचारक नहीं है बीजेपी के। वो देश में उस पद पे हैं जिस पर प्रधानमंत्रियों की एक लंबी श्रृंखला रही है, जवाहरलाल जी से लेकर अब तक। अगर उस पद के अनुसार वो अपने कद को नहीं कर पाएंगे ना, तो भले वो चुनाव जीत जाएं, लेकिन अल्टीमेटली इतिहास का दिल नहीं जीतेंगे। सर, आप प्रोफेसर भी हैं, आप नेता होता मैं आपको नहीं मानता, आप सोशल साइंटिस्ट भी है समाज। आपको अंदाजा है टीवी और अखबार और सोशल मीडिया पर बीजेपी की कितनी एक्टिविटी है? और टीवी अखबार ने घोषित कर दिया है कि इस घटना के लिए गुजरात के वो लोग जिम्मेदार है जो उस पुल पर गए थे। आप लोग के पास कोई अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं है। नहीं, मैं एक बार पहले भी आपने मुझसे ये सवाल कहा था, और मेरा अल्टरनेटिव सिस्टम आप हैं साहब। मेरा अल्टरनेटिव सिस्टम ऐसे हजारों यूट्यूब चैनल्स हैं जो अभी भी सरकारी जद से बाहर हैं। हमारा अल्टीमेट जो माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, वो सीधा है और वो पहुंच रहा है। आप मेरी ही पार्टी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखिए, बिहार में हमसे ज्यादा रीच बीजेपी की भी नहीं है, पैसे उनके ज्यादा है उनके पास। आपके पास जन समर्थन है ना, आपके पास, आप लोग कैडर बेस्ड पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी, इस वजह से। लेकिन इम्पैक्ट नहीं है जो टेलीविजन अखबार का जो इम्पैक्ट है। देखिए, वो एक चीज होती है कि जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। आप मीडिया को नियंत्रित कर लेते हैं। अभी देखिए ब्राजील में वो जो व्यक्ति बोल्सोनारो थे, उन्होंने इन्हीं की तरह नियंत्रण में किया हुआ था सब कुछ, मीडिया को भी एकदम इन्हीं की तरह। लोगों को लगता था कि ये दौर कभी खत्म नहीं होगा, हो गया ना। तो लूला का लेकिन विरोध हो रहा है सर। अच्छा, ये मुझे एक सवाल समझना था, जो कि आप इंटरनेशनल भी चीजों को देखते हैं। जैसे जब ट्रंप हटे थे तो व्हाइट हाउस घेरा गया, अभी लूला के आने के बाद वहां उनके जो समर्थक है वो भी घेरे। क्या मोदी जी, मान लीजिए अगर हट जाते हैं 2024 में, तो आपको लगता है कि उनके समर्थक जिस तरह के रेडिकल हैं या जिस तरह के पावरफुल कम्युनिटी से लोग आते हैं, वो संसद घेर लेंगे, या भारत में जैसे सत्ता का नॉर्मली हस्तांतरण होता हो जाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि अभी भी भारतीय लोकतंत्र की जड़ें उतनी कमजोर नहीं है जितनी बाकी की दुनिया के कई मुल्कों में हुई। यहां अगर 24 में मोदी जी चुनाव हारेंगे, तो मुझको लगता है कि मोदी जी स्वयं भी या उनके समर्थक भी इस तरह से हिंसक प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाख कोशिश कर लें, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक विमर्श की एक शालीनता रही जिसको इन्होंने काफी खराब किया। बावजूद उसके मैं समझता हूं कि सत्ता का हस्तांतरण यहां शांतिपूर्वक होगा। आप खुद कहते हैं, आप पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप राज्यसभा में कहते हैं कि अब वो बात नहीं है, मतलब बोलने में लोग, राहुल गांधी कह रहे हैं, आप कई बार कहते हैं, वहां लोग प्रेशर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसको समझिए संसद में लोग किस किस तरह के लोग थे, कैसे कैसे सत्ता से सवाल पूछे जाते थे, अब वो माहौल है, आप कैसे देखते हैं? उसमें गिरावट जरूर आई है, मैं कैसे कहूं कि गिरावट नहीं आई है, मैं कैसे कहूं कि ये दबाव नहीं रहता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि बावजूद तमाम गिरावट के और दबाव के, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इस देश के अवाम ने, क्योंकि उन्होंने एक तरफ अगर सत्ता पक्ष बनाया है बीजेपी को ना, तो हमें विपक्ष बनाया है, तो हम अपनी जिम्मेवारियों से वाकिफ हैं। तमाम दबावों के बावजूद ये लाख कोशिश करते हैं, एक वैकल्पिक वर्जन, एक वैकल्पिक दर्शन भी लोगों तक पहुंच रहा है। वो भले संख्या बल में आज 51 ना पहुंच पा रहा हो, 49 तक रह जा रहा हो, या 52 ना पहुंच पा रहा हो, 48 तक रह जा रहा हो, लेकिन ये जो 4-5% का फासला है ना, वो अब हम झटके में चेंज कर देती है, और वो होगा। एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, चूंकि जो भी अपोजिशन की मीटिंग होती है आप उसमें रहते हैं, एक पॉलिटिकल अलायंस के तौर पे या एक एक्टिविस्ट के तौर पे, तमाम सोशल एंगेजमेंट भी रहती है आपकी, आप कैसे देखते हैं अपोजिशन के लीडर? चूंकि टीवी मनमोहन सिंह की सरकार गई थी, मैं उस समय खुद टीवी का हिस्सा था, वो एक अजीब सा दौर था। लालू जी के खिलाफ मैंने इन हाथों से खबर छापे हैं। चुनाव आयोग भारत में सबसे ज्यादा ईमानदार हुआ जब लालू जी का तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे थे, टीएन शेषन को बड़ी ख्याति मिली, मायावती के हाथ ही ढकवाए गए।
आज के दौर में, आज जैसे गुजरात का अनाउंसमेंट हुआ है, तमाम सरेआम लोग लिख रहे हैं कि ये क्या चुनाव आयोग है। जयंत चौधरी ने लिखा है, कांग्रेस ने कहा है कि बहुत न्यूट्रल है। एक एक महीने का लंबा डेट होता है। अब सोचिए हिमाचल में चुनाव होगा 12 नवंबर को, नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। इतना लंबा, इसके पीछे लोग, अखिलेश जी ने तो चुनाव आयोग ने सो कॉज नोटिस दिया उनको कि आप साबित कीजिए। तो क्या ये जो विश्वसनीयता का जो क्राइसिस है, इससे फिर से रिस्टोर हो पाएगा इस देश में? बिल्कुल होगा। देखिए, मैं समझता हूं कि एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान कई संस्थाओं के चरित्र बदल गए थे तात्कालिक तौर पे, लेकिन इमरजेंसी के बाद जो चरित्र में बदलाव हुआ उसको रिस्टोर किया गया। हालांकि इस तरह का बदलाव था भी नहीं, वो बावजूद उसकी कि इमरजेंसी थी, इन्होंने बिना इमरजेंसी लगाए संस्थाओं के चरित्र को तहस नहस करके रख दिया। अभी हाल में मैंने एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में एक लेख भी लिखा इलेक्शन कमीशन को लेकर के। उनसे कहा कि आप अपने दायरे और दायित्व को समझिए, दायरा क्रॉस मत करिए और दायित्व को भली भांति निपटाइए। आर्टिकल 324 के तहत आपका मानना, आपका कर्तव्य है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेकिन आप नहीं करवाते हैं। जैसे मैं छोटा उदाहरण दूं, हेट स्पीच पर इलेक्शन कमीशन का रवैया देख लीजिए। अभी आजम खां को आपने, उनको 3 साल की सजा दी, उनकी विधायकी खत्म हो गई, लेकिन उसी राज्य के मुखिया हेट स्पीचेस के बदौलत मुख्यमंत्री हैं। उनके किसी भी भाषण को, चुनावी भाषण को निकाल दीजिए, जालीदार टोपी, अब्बा, डैडी, ये मुख्यमंत्री की जुबान होनी चाहिए। कब्रिस्तान, शमशान, ये मुख्यमंत्री की जुबान होनी चाहिए। सर मैं वही आना है, मैं एक बताइए, ये जो तमाम इंस्टीट्यूशन के जो प्रमुख है, कहेगा तो मैं नाम ले दूंगा, शर्मा, वर्मा, मिश्रा, ये आपको लगता है सिर्फ सरकार के दबाव में सहमति है या उनकी वैचारिक सहमति है बीजेपी आरएसएस के साथ? मैं आपको सीधे तौर पे कहूंगा कि इन संस्थाओं के चरित्र में, और इसमें मैं जुडिशियरी को भी जोड़ता हूं, जब तक इनके चरित्र में सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जो संविधान में रिप्रेजेंटेशन, जिसको कहते हैं संविधान में रिप्रेजेंटेशन को लेकर के जो हमारी धाराएं हैं, अगर उनका अनुकरण करके इन संस्थाओं के चरित्र में बदलाव नहीं होगा ना, तो माफी के साथ कहता हूं, बीजेपी और नो बीजेपी, इनके अंदर वही धारा प्रवाहित हो रही है। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पे मानता हूं कि इन संस्थाओं को आईना दिखाते हुए इनके रिप्रेजेंटेशन का तरीका बदला जाए, चाहे जुडिशियरी हो या इलेक्शन कमीशन हो। आप देख लीजिए कि चंद गिने चुने लोग हैं, उन्हीं के बीच में सारी सुविधाएं, वो खास पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, उन्हीं के बीच में सारे विशेषाधिकार सन्निहित हैं। जब तक इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि हम जिस तरह की उम्मीद कर रहे हैं ना, वो संभव नहीं हो पाएगा। नहीं, क्या वजह देखते हैं आप? जैसे लालू यादव को सजा हो जा रही है, एक ट्राइब विधायक थे, मंत्री थे, उनको आय से अधिक संपत्ति में सजा हो जा रही है। मतलब जहां एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग होते हैं उनको तुरंत पनिशमेंट हो जाता है, बाकी लोग लंबा चल। ये जितने भी नाम आपने लिए हैं, चाहे लालू जी हों, अभी हेमंत जी का मामला देख लीजिए, और कई आपको मौके मिलेंगे। ये लोग नायक थे डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी के, सामाजिक न्याय का विस्तारीकरण, डेमोक्रेसी को आखिरी घर तक लेके गए। ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी का दिया चंद घरों तक टिमटिमाए, वहीं जले, ताकि वो एक पूरी की पूरी जो सत्ता का जो व्याकरण होता है उन तक, लालू जी ने हो, उनसे पहले कर्पूरी जी ने हो, उन्होंने इसको तोड़ा। अब जाहिर है कि आप पॉलिटिकली तो लालू जी से लड़ नहीं पा रहे, तो आपने क्या किया कि इन कानूनी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करके आपने इनको कमजोर करने की कोशिश की। कर नहीं पाए आप, लेकिन उलझाने की कोशिश की, कोर्ट के चक्कर लगवाए, मुकदमों में जेल भेज दिया। तो ये बेसिकली आपका जो फेलियर था इनसे पॉलिटिकली डील करने का, और कमोबेश उसी तरह की चीजें अलग अलग राज्यों में हो रही हैं। कुछ लोगों ने समझौते कर लिए कि चलो साहब इन्हीं की बात मान लीजिए, कुछ लोगों ने कहा कि आप जान ले लो, समझौता नहीं करेंगे। और मैं मानता हूं हमारी पार्टी उस दृष्टिकोण की पार्टी है। वो तो लालू जी को सब पॉलिटिकल प्रिजनर मानते हैं। ये सारी बातें जब आप रखते हैं, जब अपोजिशन के तमाम लीडर सब होते हैं, उन लोग की क्या राय? क्या वो लोग इस मामले को समझते हैं कि तमाम इंस्टीट्यूशन, मीडिया में आज ऑक्सफोम की रिपोर्ट आई है, लेस देन 1% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग नहीं है, तो ये सारी बातें अपोजिशन समझ रहा है? अपोजिशन समझ भी रहा है। और जहां तक ऑक्सफाम वाली जो ये मीडिया का रिप्रेजेंट, उसको तो मैं सोच भी रहा हूं कि इस सत्र में मैं रखूंगा, इसलिए नहीं कि सरकार क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है, कि हमारे बाकी सदस्यों को भी ये जानना जरूरी है कि अगर आपकी बातें ब्लैकआउट होती हैं
तो उसमें सिर्फ बीजेपी का डायरेक्शन ही नहीं होता है, उसके साथ में उन पत्रकारों का, उनके मालिकों का एक चरित्रगत इंक्लिनेशन भी होता है कि यही धारा चलानी चाहिए, बाकी कोई धारा ना हो। कई दफों पे जब मुलाकात होती है तो सहमति है। शुरू में जरूर था, कई पार्टियों को लगता था कि ये सिर्फ वहां तक सीमित है, हम लोगों तक नहीं आएगा, लेकिन अब हर पार्टी को लग रहा है कि ये शुरुआत इन्होंने की थी कांग्रेस फ्री इंडिया से, और अब ये इनको अपोजिशन फ्री इंडिया चाहिए। और जिस देश में अपोजिशन फ्री इंडिया की बात होने लगे प्रधानमंत्री जी के मुंह से, उनके अध्यक्ष के मुंह से, गृह मंत्री जी के मुंह से, तो आप ये समझ लीजिए कि अपोजिशन सिर्फ पार्लियामेंट्री अपोजिशन नहीं, अपोजिशन सड़क पे, खेत में, खलिहान में, उन अपोजिशन से भी उनको दिक्कत है। सर थोड़ी लंबी हो गई सर, 2-4 मिनट और दे दीजिए। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि इस देश में सरकारें जाति बनती रही है और मीडिया ने बहुत शानदार, बहुत क्रूरल तरीके का ईमानदारी अपनाती है मीडिया। जब लालू यादव मुख्यमंत्री हो या कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री हो या कोई गैर आरएसएस बीजेपी वाली पार्टियां, अभी तो अब तो ममता हो, नवीन हो, उनके खिलाफ बहुत क्रूरल है। सरकारें गई है, मनमोहन सिंह जैसे 10 साल रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि जो मीडिया है, जो घर घर में लोग खबर, लोग आंख, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मीडिया आंख और कान है, उस पर पूरा कंट्रोल है। आप लोग कैसे पब्लिक को बताएंगे कि जीडीपी गिर गया है या बेरोजगारी है? एक बात बताइए, आप चुनिंदा, हम जैसे आप जैसे लोग जो दिन भर डिजिटल मीडिया पर रहते हैं वही जानते हैं, पब्लिक नहीं जानती। आपने इस सवाल को मुझको 2-3 संदर्भ में आज और पहले भी पूछा। देखिए, कम्युनिकेशन तो लोगों का हो रहा है, हमारे पक्ष का कम्युनिकेशन भले आपको अभी कमजोर दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऐतिहासिक रूप से आप देखिए कि थर्ड राइख जर्मनी में हुआ करती थी। अखबार के किसी कतरन में छोटी खबर नहीं छपती थी, जो लोग रेसिस्ट कर रहे थे हिटलर को, लेकिन सब गायब हो गया ना। इतना भरोसा, इतनी उम्मीदें कहां से लाते हैं आप लोग? इतनी उम्मीद इतिहास की धारा से आती है। वो मार्क्स कह के गए थे कि इतिहास कई रूप में प्रकट होता है, और उसी धारा से एक भरोसा मिलता है ना कि जिन लोगों को लगता है कि वो अजय हैं, अजात शत्रु हैं, अपराजय हैं, उनकी पराजय उसी अवाम से तय होती है। इंतजार करिए, वो होगा। आप लोग मीडिया मैनेजमेंट कैसे, मोदी जी को लेकर देखिए, उनमें जो शार्पनेस है, कोई फ्रेम में ना आ जाए, मीडिया को जिस तरह से वो हैंडल करते हैं, दिन भर में मेहनत तो है, 3 बार 4 बार कपड़े बदलना 4 स्पीच के लिए, ये सब मुझे लगता है विपक्ष को सीखना चाहिए इस तरह की राजनीति। आप क्यों हमें वो चीज सिखवाना चाहते हैं जो हमारे लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, जो इस देश का हम तो देखिए, ये देश क्या था ना, गांधी ने तो अपने कपड़े उतार दिए, धोती में आ गए, एक वस्त्र पहनते थे, क्योंकि लगा कि इस देश की हालत है, लोगों के साथ आइडेंटिफाई करो। आज कहिए कितनों तालियां मीडिया बजवा ले, किसको देख के अच्छा लगता है कि आज दुर्घटना हुई, प्रधानमंत्री जी भावुक भी होते हैं ना, तो वो एक्चुअली कॉमेडी की चीज हो जाती है, लोग उसको मजाक करने लगते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं क्यों हो रहा है ऐसा, उसके पीछे कारण है कि 24/7 जब लगातार आप एक प्रधानमंत्री या किसी नेता को दिखाएंगे, तो मुझे स्मरण है किसी ने बहुत पहले कहा था, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, टू मच ऑफ फेमिलियरिटी। दरवाजा खोलो तो यहाँ, आप वहां जाओ, क्या कहते हैं, पेट्रोल डीजल भरवाने, तो वहां मोदी जी, आप गए किसी दुकान पे तो वहां मोदी जी, गुरुद्वारे के वॉशरूम की उनकी तस्वीरें आ चुकी हैं। अगर इतनी सारी, अगर मुझको तो लगता है कि प्रधानमंत्री को स्वयं ये बुरा लगना चाहिए। लेकिन ये टेक्निकल, वो बहुत टेक्निकल साउंड है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अपोजिशन का इस मामले में फेलियर है सर, आप लोग मानते नहीं? आप क्या चाहते हैं कि जैसे आपसे ही मैं बात करूं, सड़क पे बीच में कोई आ जाए, मैं धक्का दे दूं, आपको अच्छा लगेगा? ये मुझे कतई नहीं अच्छा लगेगा, मुझे पता है आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मोदी जी की राजनीति उनको मुबारक, उनका विकल्प संपूर्ण विकल्प होना चाहिए। ये जो आप लोग जो एक एजेंडा सेट कर रहे हैं, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लगता है प्रधानमंत्री का जो कास्ट बेस एजेंडा है और जो रिलीजियस एजेंडा है, इसकी काट अल्टरनेट एकदम कंफर्म है मनोज जी के अल्टरनेट? प्रधानमंत्री जी परेशान है, बहुत परेशान है। 2 करोड़ रोजगार की बात करके सत्ता में आए थे, अब 750 नियुक्तियां बांट रहे हैं। कहां से प्रेरणा मिली? तेजस्वी यादव से। वो 10,000 बांटते हो तो 750 यहां बांटते हैं। जिन नौकरियों का फैसला 19 में हुआ था, अब उसकी नियुक्ति पत्र अभी आप 2022 में बांट रहे हैं, तो जाहिर है आपको एजेंडा पे आने पे तो मजबूर कर दिया ना, और आप रहिए इस एजेंडा पे। अगर आने को मजबूर भी किया गया, इस देश को नौकरी चाहिए, महंगाई से मैं समझता हूं रिलीफ चाहिए, सामाजिक सौहार्द में बेहतरी चाहिए, दलित पिछड़ों का सबलीकरण चाहिए,
बाकी ये हिंदू मुसलमान बुलडोजर और ये सब करके आप आप कॉन्फिडेंट है कि उनका जो मीडिया मैनेजमेंट है और जो रिलीजियस टेम्परामेंट की वो राजनीति करते हैं, जिस तरह से बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या जाते हैं, इसका काट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है? बिल्कुल बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है। और दूसरी चीज मैं कहता हूं, विभाजन की राजनीति का एक एक्सपायरी डेट होता है, वो उस एक्सपायरी डेट पे आ गया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं? इससे इम्पैक्टफुल, एकदम ईमानदार एनालाइज एकदम ईमानदारी से कहता हूं, जिस यात्रा को मिनिस्ट्री मीडिया कवर ना कर रहा हूं, लेकिन जो विजुअल्स मैं देख रहा हूं, कल ही संभवतः मैंने रोहित वेमुला की मां के साथ देखा, वो विजुअल्स इस देश को कई वर्षों तक स्मरण रहेंगे। इसको कैसे देख रहे हैं सर? मैं तो आपको प्रोफेसर के तौर पे ज्यादा सवाल पूछता हूँ। ये खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, सुने आपकी पार्टी में भी चल रहा है कि शेड्यूल कास्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। जितने जो गैर बीजेपी दल है वो सब फिर से एक बार SC ST OBC माइनॉरिटी मेरा सीधे तौर पर मानना है कि किसी भी दल में ये उसके स्वतः विवेक पे छोड़िए, उनकी इंटरनल प्रोसेसेस को छोड़िए कि वो क्या तय करते हैं। कांग्रेस ने तय किया, हमें बहुत बेहद अच्छा लगा। और देखिए बीजेपी में तो सब कुछ तय नागपुर से होता है, नागपुर जो कहे वही हो। लेकिन बहरहाल मैं आपको यही कहूंगा कि देश के सभी विपक्षी दलों में एक चर्निंग, एक मंथन चल रहा है और उसके सकारात्मक परिणाम नजर आए। एक मामले में विपक्ष फेल है, जो मुसलमानों का मुद्दा है। आपकी पार्टी जो मानी जाती थी कि कम से कम मुसलमानों के इशू से कंप्रोमाइज नहीं, लालू यादव ने नहीं किया। लेकिन आज की स्थिति में कोई भी पार्टी हो, मुसलमानों के साथ सबसे ज़्यादा इस देश में अभी कास्ट एट्रोसिटी हो रहा है, रिलीजियस एट्रोसिटी हो रहा है, और कोई भी हिंदू धर्म के वोट के चक्कर में बोल नहीं रहा है। सर मैं समझिए एक बात माफी के साथ कहूं, शर्त लगा के कहूंगा, मेरे दल ने इन मुद्दों पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चाहे सदन हो, विधानसभा हो, सड़क हो। कितने दल ढूंढ देंगे जो आर्टिकल 370 पे बोले थे? कितने दल ढूंढ देंगे जो ट्रिपल तलाक के मामले पर जिन्होंने न्यूएंस्ड आर्ग्यूमेंट किया था? कितने दल ढूंढ देंगे जिन्होंने कश्मीर पे सारी बातें सामने रखी थी? कितने दल ढूंढ देंगे जिन्होंने CAA NRC पे क्लियर कट एक्सप्लिसिट स्टैंड लिया था? मैं समझता हूं कि ये सारे मुद्दे, जैसे मुस्लिम मार्जिनलाइजेशन की शुरुआत हुई है, उसमें अगर मुसलमान पूरे देश का किसी एक पर काउंट कर सकता है ना, भरोसा कर सकता है, तो वो एक दल हम तो जरूर हैं। 3 की गणना होगी तब भी हम नंबर 1 पे रहेंगे। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं, पुख्ता यकीन के साथ, क्योंकि मेरे नेता मुझसे कहते हैं कि पार्लियामेंट में इन मुद्दों पर नॉन निगोशिएबल पोजीशन होना चाहिए मनोज जी, एंड आई डू दैट। तो ऐसी पार्टियां हैं DMK और RJD, जिसने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन का भी विरोध किया था और CAA NRC का भी विरोध किया था, 370 हटाने का भी विरोध किया था, और दोनों दल सत्ता में है। मुझे लगता है SC ST OBC माइनॉरिटी के नज़रों में सबसे विश्वसनीय और क्रेडिबल जो पार्टियां हैं वो RJD और DMK है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। एक मेरी राय है जो मैं मनोज सर से मिला हूं तो डालना चाहता हूं, क्या सचमुच विपक्ष लेजी है, मीडिया मैनेजमेंट स्किल नहीं जानती है, या और क्या वो सचमुच मोदी जी के पास जो स्किल्स हैं, जो जिस तरह के उनके पास साधन है, संसाधन है, उसके सामने विपक्ष टिक पाएगी? ये बड़ा सवाल है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी राय भी रख सकते हैं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।